तो देखते हैं अपने आज के जो चैप्टर में वन्य समाज और उपनिवेशवाद, है ना। तो वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यहाँ पे हम उस समय की बात करेंगे जब भारत के अंदर अंग्रेज हैं वो आते हैं, और आने के बाद अंग्रेज हैं वो भारत के सभी संसाधनों का दोहन करते हैं, भारत के सभी संसाधनों का दोहन करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले इन्होंने कारखाने लगाए, फैक्ट्रियां लगाई, और फैक्ट्रियां लगाई तो उन फैक्ट्रियों के कारण क्या हो गया, शहरीकरण हो गया, यानी शहर है वो बहुत बड़े बन गए। अब जब शहर बड़े बने तो इनके लिए फैक्ट्री लगाने और शहर बसाने के लिए, लोगों को बसाने के लिए जगह को खाली करना पड़ा, है ना। तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो इनको थी, एक तो कृषि को बढ़ावा देना। अंग्रेजों का पहला उद्देश्य क्या था कि कृषि को बढ़ाएंगे हम तो हमें कच्चा माल है वो प्राप्त होगा कारखानों के लिए, जैसे सूती वस्त्र मिलें लगानी है, जैसे शक्कर उद्योग लगाने हैं, तो ये सारे कृषि आधारित उद्योग होते हैं ना। तो इन पे इनको चाहिए थी क्या, खेती की जमीन ज्यादा बढ़ाएं, और खेती की जमीन बढ़ाने के लिए, शहरों को बड़ा बनाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए सबसे पहले ये कौन सा काम करेंगे, जंगलों की कटाई करेंगे। तो हम इसी विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने है वो जमीनों को खाली करने का काम किया, जंगलों को काट करके। हमने पढ़ा था कि वन है वो धरती के क्या है, फेफड़े माने जाते हैं, यानी श्वसन का काम अगर धरती पे जीवधारियों के लिए करते हैं तो वन करते हैं, और इसी कारण से हम कहते हैं कि वनों की जरूरत है वो धरती पे सबसे ज्यादा होती है। तो अंग्रेजों ने जो काम किया, 1600 ईस्वी में भारत में लगभग 17% भूमि पर खेती होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, सन 1600 तक कितनी, केवल 17% भूमि, इतनी भूमि पर ही खेती है वो होती थी। 17% खेती जो भूमि है उस पे कृषि का कार्य होता था। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो ये बढ़ा करके इसको कितना कर देते हैं, 54% तक कर देते हैं, यानी भूमि का लगभग 54% भाग है वो कृषि कार्य के लिए तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कृषि के क्षेत्र को क्यों बढ़ाया, तो आपका उत्तर रहेगा कि इनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसके अंदर आपने देखा कपास भी चाहिए थी, गन्ना भी चाहिए था, चाय भी चाहिए थी, और इस प्रकार से जो कच्चे माल हेतु उन्होंने जंगलों को साफ किया, शहरों को बचाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए भी इन्होंने क्या किया, जंगलों को साफ किया। 1880 से लेकर के, एक आंकड़ा याद रखें, 1880 से लेकर के 1920 तक भारत में कृषि भूमि में 67 लाख हेक्टेयर में वृद्धि हो गई थी। ध्यान रखिए 40 साल का आंकड़ा है, 1820 से लेकर के 1880 से 1920 तक, 1880 से लेकर और कब तक, 1920 तक। तो ये आंकड़ा है वो बढ़कर के कितना हो जाता है, आपको लिखना है कि यहाँ 67 लाख हेक्टेयर भूमि, कितनी, 67 है, हाँ 67 लाख हेक्टेयर। तो 67 लाख हेक्टेयर भूमि है वो वृद्धि हो जाती है, कृषि की भूमि में कितनी वृद्धि हो जाती है, 67 लाख हेक्टेयर भूमि की वृद्धि हो जाती है। 1850 में रेलवे का विस्तार होता है। आपने पढ़ा है कि रेलवे का विकास है वो भारत में 1853 में रेल चली थी, पढ़ा है ना ये चीज, भारत में रेल चली 1853 में। ये बता रहा है कि इससे पहले 1850 में जैसे रेल भी चलेगी तो रेल चलाने के लिए क्या चाहिए, रेल की पटरियां चाहिए, और रेल की पटरियां किस पे व्यवस्थित की जाती हैं, स्लीपरों पे। तो उस टाइम जो स्लीपर, आज जो कंक्रीट के स्लीपर बने हैं ना, ऐसे स्लीपर नहीं होते थे। किसके स्लीपर होते थे, लकड़ी के बने स्लीपर होते थे। तो उन स्लीपरों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में है वो जंगलों को काटना पड़ा, पेड़ों को काटना पड़ा। आपको याद रखना है 1890 में 25,500 किलोमीटर लंबी पटरियां है वो बिछाई जा चुकी थी। याद रहेगा आंकड़ा, 1890 में 25,500 किलोमीटर। तो आंकड़ा याद रखना, 25,500 किलोमीटर की लाइनें हैं वो भारत में उस टाइम है वो बिछ चुकी थी। कब, 1890 तक आते आते। और 1946 तक ये बढ़ करके कितनी होगी, 7,65,000 किलोमीटर। याद रखना, 7,65,000 किलोमीटर है वो इसकी दूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से 1946 तक जब हम आजाद हुए
उससे 1946 आजादी से थोड़ा पहले की बात है ये, है ना, 1 वर्ष पहले तक जब अंग्रेज थे तब तक ये वर्दी है वो 7,65,000 किलोमीटर तक रेलवे लाइनें हैं अंग्रेजों ने भारत में बिछा दी थी। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि जब इस प्रकार से रेलों का विस्तार हुआ तो जंगलों की कटाई है वो बहुत ज्यादा हुई थी। आपको ये देखना है कि भारत में 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना होती है। ब्रेंडिस नाम का एक व्यक्ति होता है, याद रखना, व्यक्ति का नाम अंग्रेज का ब्रेंडिस, जिसने भारतीय वन सेवा, है ना, आरएफएस, जो एक सर्विस होती है भारतीय, जैसे आईएएस होते हैं ना, इसी प्रकार से आईएफएस की सर्विस होती है भारतीय वन सेवा, जो विभाग है उसकी स्थापना कर दी थी, भारतीय वन सेवा की स्थापना कर दी थी ब्रेंडिस ने। कब? 1864 में। 1864 में, ये सन याद रखना, 1864 में है वो ब्रेंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना है वो की थी। और 1865 में एक अधिनियम बनता है। अब 1865 में जंगलों पे अधिनियम बनाया गया था, तो अधिनियम कब बनता है यह आपको याद रखना है। वन अधिनियम बनता है 1865 में। 1864 में ब्रेंडिस है वो ये सेवा नियम बनाता है, भारतीय वन सेवा की स्थापना करता है और 1865 में ये अधिनियम बनाता है। 1906 में देहरादून में, आपको ये भी याद रखना है, 1906 में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान बनता है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में बनता है और ये भी उसी टाइम अंग्रेजों के टाइम में बनता है देहरादून में 1906 में। 1865 में हमने ये चीज पढ़ी थी लागू वन अधिनियम, और 1878 व 1927 में इसमें 2 बार संशोधन भी किए गए थे। जो 1865 में अधिनियम बना था ना, उस अधिनियम में 1878 और 1927, हाँ, 2 बार इसमें संशोधन हुए हैं। 1927 में भी इसमें एक संशोधन है वो हुआ है। तो इस प्रकार से 2 संशोधन 1878 और 1927 में 2 बार संशोधन हुए। अब आता है वनों की, उस टाइम 3 श्रेणियां बनाई गई थी। वनों की कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन। याद रखना 3 श्रेणियां, एक तो होती है आरक्षित और एक होती है संरक्षित और तीसरी कौन सी थी? ग्राम वन, तीसरे ग्राम वन। तो इस प्रकार से वनों की 3 श्रेणियां हैं वो अंग्रेजों के समय में बना दी गई थी। वनों की 3 श्रेणियां बनाई गई, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन। बात करें हम दक्षिण पूर्व एशिया में जो जंगल है इनको क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। जो कृषि का जो प्रकार होता ना, उस कृषि के प्रकार को दक्षिणी पूर्वी एशिया में किस नाम से जाना जाता था? तो आपका उत्तर याद रहेगा लदांग। क्या याद रहेगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो वन है ना, उनमें जो कृषि की जाती है उसके जो प्रकारों में हम बात करेंगे, उनके अलग अलग नामों से हम जानेंगे। भारत में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दक्षिण में इसको लदांग, मध्य अमेरिका में मिल्पा। याद रखना, ये अलग अलग नाम नोट करवा रहा हूं मैं। मध्य अमेरिका में, हाँ, मिल्पा कहते हैं इसको। मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, नोट कर लिया। और अफ्रीका में इसके 2 नाम है, याद रखना, अफ्रीका में 2 नाम, एक तो चितमैन के नाम से जानते हैं और एक तबी। हाँ, अफ्रीका में चितमैन और तबी के नाम से, अफ्रीका में चितमैन और तबी के नाम से इसको जाना जाता है। श्रीलंका में क्या कहते हैं? बिल्कुल, हाँ, श्रीलंका में चेना कहते हैं। तो भारत में क्या कहते हैं? भारत में कहीं जूमिंग कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। ये परिवर्तनशील खेती होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, हाँ, स्थान बदल बदल करके हम कृषि करते हैं। उसी कृषि के नाम है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिए जाते हैं। भारत में इसके नाम बताए मैंने, हाँ, पेडू भी बोलते हैं, जूमिंग भी बोलते हैं, ये अलग अलग एरिया के हैं। दक्षिण भारत में कुछ कहते हैं
उत्तर भारत में कुछ कहते हैं, पूर्वी भारत में कुछ कहते हैं, अलग अलग एरिया के अलग अलग नाम है। अब बात करेंगे हम 1899 से लेकर के 1900 में एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो भारत के अंदर ये दो भयंकर अकालों की स्थिति आती है 1899 से 1900 व 1907 से 1908। देखना अकाल कब तक पड़े, 1899 से 1900 तक। ये सबसे भयंकर अकाल की श्रेणी में गिने जाते हैं। और दूसरा अकाल पड़ा है, ये भयंकर अकाल कौन सा पड़ा है, हाँ 1907 और 8 में। ये लिख लेना, नोट कर लेना, 1907 से 1908 तक ये भी एक भयंकर अकाल था। तो इस प्रकार से ये भयंकर अकाल पड़े थे। अब बताओ अकाल के अंदर क्या होता है, किसान की आवश्यकताएं वनों से पूर्ति होती है। अंग्रेजों ने वन काटने पर क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि जंगल नहीं काटने, हर किसी को काटने नहीं देते थे। तो अंग्रेजों के आने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में कुरावा, कराचा, येरुकुल्ला जैसे जो चरवाहे थे उन्होंने अपनी आजीविका है वो खो दी थी। याद रहेगा ना ये चीज। ऐसे क्षेत्र जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में रेलवे का चलन सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने किया था। वहां उनके जो सामान को लाने और ले जाने के लिए समुद्री किनारे तक सामान लेके ले जाते थे ना उनकी ट्रेनें, तो इस कारण से वहां विकास ज्यादा हो रहा था ट्रेनों का। और इन्होंने क्या किया, उन एरिया के अंदर जो कोरावा, कराया, येरुकुल्ला ये जैसे चरवाहों की जातियां थी, इन्होंने अपनी आजीविका है वो खो दी थी। और याद रखना झारखंड में संथाल ये जातियां हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, जंगली जातियां हैं जो जहां जहां निवास करती हैं। झारखंड के अंदर संथाल, उराव, याद रहेगी ना जाति, झारखंड में संथाल और उराव, झारखंड में संथाल और उराव जातियां थी, है ना। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी एक जाति होती है, वो क्या होती है बताओ, गोंड जनजाति होती है। ये जंगली जनजातियां थी, जंगली जातियां थी जो अपनी आजीविका कहां से प्राप्त कर रही थी, जंगलों से प्राप्त कर रही थी। तो इस प्रकार से ये जो लोग थे इन्होंने इनको पकड़ करके इन लोगों को कहां ले जाते थे, ये इन लोगों को अंग्रेज पकड़ करके गिरमिटिया एक एक्ट था, गिरमिटिया, बताओ क्या था गिरमिटिया, गिरमिटिया एक्ट था। इसके तहत व्यक्तियों को खरीद करके और कहां ले जाया जाता था, दूर प्रदेशों में ले जाया जाता था। ज्यादातर इन लोगों को आसाम ले जाया गया। बताओ आसाम क्यों ले जाया गया, क्योंकि यहाँ चाय के बागान थे और अंग्रेज उस टाइम सबसे ज्यादा जो खरीद करते थे वो किसकी करते थे, चाय का व्यापार है वो करते थे अंग्रेज। चाय का बेचान यहाँ से ले जा करके विदेशों में करते थे और सबसे ज्यादा मजदूरों को लगाया गिरमिटिया। याद रखना गिरमिटिया एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत मजदूर को खरीद करके ले जाया जाता है और मजदूर को वापस अपने निवास स्थान पर नहीं आने दिया जाता है। तो ऐसा एक्ट जो जनजातियां थी उन जनजातियों के लिए उन्होंने बना लिया था। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं वो गिरमिटिया के तहत ले जाए गए। अंग्रेजों का विरोध करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम लिखना आपको, गुंडा धूर। व्यक्ति का नाम क्या है, गुंडा वैसे मत सोच लेना क्या है ये, गुंडा गुंडा नहीं, गुंडा धूर नाम का व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों का सबसे पहले ये जो जंगलों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था ना अंग्रेजों ने, उसके विरोध में सबसे पहले गुंडा धूर नाम का व्यक्ति है उसने। और जगह का नाम भी याद रखना, नेथनार गांव। जगह कौन सी थी इसकी, नेथनार गांव, नेथनार गांव। हाँ, तो इस नेथनार गांव के अंदर इस व्यक्ति ने सबसे पहले विरोध किया था। करने वाला व्यक्ति था कौन, गुंडा धूर। और विरोध करने का तरीका क्या था ये देखो, जैसे हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति में वो देते थे ना रोटी कमल का फूल वो क्रांति के लिए। तो ऐसे ही यहाँ जो क्या करते थे ये 1910 के अंदर आम की टहनी देते थे। हाँ 1910 में आम की टहनी और मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला यानी मिट्टी का ढेला देते और एक हाँ आम की टहनी देते, एक मिर्च भी देते और एक तीर देते थे, मिर्च और तीर। इस प्रकार से ये संकेत था उनकी क्रांति का, है ना। उनके विद्रोह का जो संकेत था वो क्या था बताओ, 1910 में आम की टहनी देना और मिट्टी का एक
ढेला टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा और मिर्च तथा तीर देकर के वो विरोध जताते थे। अब जानकारी के लिए बताऊं मैं आपको, जावा इंडोनेशिया में चावल की खेती होती थी, जो भारत के पूर्वी छोटे छोटे समुद्रीय प्रदेश है ना, क्या है ये छोटे छोटे समुद्रीय प्रदेश हैं, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे उन्होंने भी आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जैसे भारत में शासन स्थापित किया, वैसे ही इन्होंने छोटे छोटे द्वीपीय प्रदेशों में भी शासन स्थापित कर लिया था। तो यहाँ भी वो लोगों को ले जाते थे गिरमिटिया एक्ट के तहत, ठीक है ना। तो 1600 में जावा में जनसंख्या कितनी थी? 34 लाख थी। 1600 में जावा में जो जनसंख्या थी वो 34 लाख थी। 1755 में जावा का जो माताराम साम्राज्य है, याद रख लेना, जावा का साम्राज्य का नाम क्या था? माताराम साम्राज्य। उसका ये विभाजन कर देते हैं, क्या कर देते हैं अंग्रेज? उसको तोड़ देते हैं। तो माताराम साम्राज्य है जावा का, उसका ये विभाजन करते हैं। कब करते हैं? 1755 में। याद कैसे रहे? 1755 में। ये देखो 5-5 हो गए कि नहीं हो गए? अलग हो गए। 1755 में इनको 2 भागों में तोड़ दिया था अंग्रेजों ने। और 1770 में कलांगो ने जावा का जुआनो में डच किले पर हमला कर दिया था। ये याद रखना। 1770 में, सन याद रखना, 1770 में जावा का जो एक क्लान जो है उन्होंने डच किला था अंग्रेजों का, जो उस टाइम डच ज्यादा आए थे ना, तो डचों के जो किले पर है वो हमला कर दिया था। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर था, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको हमने देख लिया था कि किस प्रकार से अंग्रेज है वो वनों का जो कटने का कार्य ज्यादा से ज्यादा करते हैं, और किस प्रकार से जो छोटी छोटी जातियां थी जो जनजाति के रूप में भारत के अंदर फैली हुई थी वो उसका विरोध करती है। ठीक है, थैंक्स।